Hello, good morning. I am Anita and today we will start our science syllabus for CTET paper 2. If you are also preparing for July 2026 exam, this series is going to be for you because we will discuss the entire science syllabus plus pedagogy here. So I will be teaching for 30 marks, 20 marks science syllabus and 10 marks for pedagogy. दोज हु आर न्यू उनको बता दूं कि जो भी मतलब अपने फर्स्ट ईयर में है बीएड के, जिनको पेपर के बारे में कुछ पता नहीं है, 150 मार्क्स का पेपर आता है, 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सीडीपी दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, हिंदी 15 नंबर का आपका हिंदी की पैडागोजी, 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशंस, इंग्लिश में भी 15 नंबर की पैडागोजी, 15 इंग्लिश की पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी प्लस 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशंस, और 2 सब्जेक्ट्स आपके 30 मार्क्स के होंगे। अब वो होगा आपका साइंस और मैथ्स, और अगर आप एसएसटी से हैं तो आपका 60 मार्क्स का वो जो भी आपके आते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसमें 60 नंबर का पेपर आता है। 90 नंबर चाहिए आपको, कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 90 आ गए तो आप क्वालिफाइड हो। कैटेगरी से फॉल करते हो तो 82 चाहिए। बस इतना ही बताऊंगी। बाकी रिसोर्सेज के लिए आप खुद स्मार्ट हो, मतलब हिमांशी मैम से कर सकते हो आप सीडीपी की प्रिपरेशन, और बाकी अरुण सर हैं हिंदी के लिए, अरुण गौतम सर हैं इंग्लिश के लिए, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। बाकी अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। सचिन सर भी हैं पैडागोजी के लिए, जो भी आपको सही लगे। चलिए अब साइंस की बात कर ले। साइंस में हम क्या करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटीज़ को प्रेफर करेंगे क्योंकि पेपर वहीं से आता है। 2 से 3 चैप्टर जो भी इंटर रिलेटेड होंगे उनको मर्ज करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके 6 से 10th तक के लिए, क्योंकि हमें 10th तक का लेवल पूरा करना है। लिखा तो वहाँ 8th तक का है कि 6 से 8 तक का लेवल आएगा पेपर का, पर आता 10वीं तक का है, मतलब 6 to 10th का आपको पूरा लेवल पढ़ना पड़ेगा। 9th और 10th में से भी 8-9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो फिर तो क्या ही बचेगा। मतलब आधा ऐसे सोच लो, 6 to 8 8-9 नंबर वहाँ से आ जाते हैं, 9th 10th से भी 8-9 नंबर, बाकी 2-3 नंबर तो 11th 12th से भी आते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे कवर। तो आप वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाती है, तो वहीं से आप आगे का भी पढ़ पाते, मतलब वो कर पाते हो आप उसको सोल्व। अगर आप 10th तक का अच्छे से करते हो तो 11th 12th के क्वेश्चन भी अप्रोच कर पाते हो, अनटिल और अनलेस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले ना पूछे हों, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा तो कर लोगे। बाकी क्या बताना था मुझे, हाँ 2 और 3 चैप्टर्स जो भी इंटर रिलेटेड होंगे साथ में पढ़ेंगे, और 6 से स्टार्ट करेंगे 10th तक जाएंगे लेवल वाइज। और जो भी चैप्टर हैं, जैसे मैंने बोला कि इंटर रिलेटेड पढ़ेंगे तो आप टिक मार्क करते जाना, ताकि आपको सिलेबस क्लैरिटी रहे कि कितना सिलेबस कवर हो गया। वो स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट आउट ले लेना सिलेबस का, ओल्ड एनसीईआरटीज़ के, जैसे 7th के 18 चैप्टर हैं, क्लास 6 के 13 या 14 चैप्टर हैं, तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट आउट निकाल के टिक मार्क कर लेना। जो भी हम जैसे अभी हम क्लास 6 का 1st और 2nd चैप्टर करेंगे साथ में, तो आप वो दोनों को टिक कर लेना। ये तो एक ही क्लास के, अगला चैप्टर जो है वो फाइबर टू फैब्रिक वाला, वो 3rd है, तो वो 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, तो तीनों को इकट्ठा करेंगे, 6, 7th, 8th का। तो आप वो 7th वाले में भी वो चैप्टर टिक कर लेना, 8th वाले में। दैट्स हाउ। जैसे एसिड बेस भी है, बाकी बहुत सारे चैप्टर हैं, लाइट है, तो हम उनको इंटर रिलेटेड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है आज का हमारा सोर्सेज ऑफ फूड्स, और दूसरा चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। सोर्सेज ऑफ फूड नाम ही बता रहा है कि मतलब whatever we eat, either it comes from plants और animals। तो क्या क्या सोर्सेज हो गए हमारे फूड के, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। we only eat 2 sources of food, whatever we eat there are only 2 sources of it, either animal source or plant source। for example pulses, vegetables, fruits, wheat, grains, जो भी खाते हैं हम वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है। अब एनिमल बेस्ड को पोल्ट्री, डेयरी, आप एग खाते हो, आप दूध पीते हो, पनीर, जो भी है वो एनिमल बेस्ड है। हनी भी एनिमल बेस्ड है, हनी बीज बनाती है ना। बाकी आप जैसे मीट खा रहे हैं, या फिर आप पोर्क खा रहे हैं, या जो बीफ कोई बीफ भी खाता है, फिश खा रहे हो, तो वो सारे या तो आप पूरा एनिमल खा जाते हो या उसका प्रोडक्ट खाते हो। तो बोथ इज़ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। वो 6th क्लास के अकॉर्डिंग बनाई है एनसीईआरटी से, इसलिए वो मतलब वो टॉपिक उसमें इंक्लूड किए हुए हैं वो चैप्टर में।
आप उसमें ऐसे बताया कि वट एवर स्टेट यू आर इन लिविंग इन, वट एवर स्टेट यू आर लिविंग इन, वट इज़ फेमस फूड देयर। तो जो भी वहाँ पर, जैसे पंजाब में रह रहे हो तो वहाँ का मक्के की रोटी, सरसों का साग फेमस है, तो वहाँ उसके सरसों के साग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे उनका टेबल बनाओ, फिर आगे लिखो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। जो उसमें मक्के के सरसों के साग में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं उसमें से प्लांट सोर्स वाले कौन से हैं, एनिमल सोर्स के कौन से। वैसे अगर आप एग करी बना रहे हो तो आप लिखोगे कि जो स्पाइसेस हैं, ऑयल है उसमें यूज़ हो रहा है वो आपका प्लांट बेस्ड है, सोर्स है आपका, और जो एग है वो एनिमल बेस्ड है, एनिमल बेस्ड फूड सोर्स है, तो उसको आप टेबल में लिखोगे। वैसे वैसे अलग अलग फूड के लिए उन्होंने चार्ट बनाने के लिए उसमें वो दिया है, पर वो तो आपके लिए, आपके काम का नहीं है। आपको इस टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस जो कि है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट वी ईट। हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, मैंने आपको वो आइडिया दे दिया, छोड़ेंगे कुछ नहीं है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या आता है उसमें से, कि प्लांट क्या क्या दिया हुआ है उसमें, बता दिया प्लांट एंड एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फूड, और उसमें उन्होंने कॉलम बनाने होते हैं अलग अलग खाने को, तो वो तो आप बना ही लोगे कि अगर मक्के की रोटी है या दाल बना रहे हो तो दाल में प्लांट सोर्सेज हैं या सारे प्लांट्स के हैं या एनिमल्स का भी कुछ है, या फिर एग करी बना रहे हो या फिश करी बना रहे हो तो उसमें से प्लांट के सोर्सेज कौन से, एनिमल के, वो टेबल बना के, वो बच्चों के लिए है इसलिए वो बच्चों, हम सीटेट के लेवल की बात करेंगे जो पेपर में आएगा टॉपिक, समझा मैंने दिया है, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, टॉपिक आपको सारे कवर करवाऊंगी। सो नेक्स्ट प्लांट के पार्ट्स के बारे में बताया, तो वो अगला मतलब अपना अगला टॉपिक इसमें है प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो वो आपको पता ही है क्या, रूट्स होता है, स्टेम होता है, ट्रंक होता है। अगर प्लांट है तो स्टेम होगा, ट्री है तो ट्री ट्रंक होगा, ब्रांचेस होंगी, फ्रूट होगा, फ्लावर, सब पता है। बस एक चीज़ है जो आपको समझनी है, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, वो गन्ने का वो देखा है स्टिक, गन्ना जो खाते हो आप, उसमें वो गोल गोल से बने रहते हैं ना छल्ले जैसे, रिंग की तरह, दैट इज़ नोड्स, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। वो उसमें तो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, अदरवाइज़ कई प्लांट्स में जैसे जहाँ से ब्रांच निकलती है उसको नोड बोलते हैं, वहाँ पे वो होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो वहाँ से नोड्स, उसको नोड बोलते हैं। और जैसे इतने थोड़ी, अब ऐसा थोड़ी है एक ही जगह से सारी ब्रांचेस निकल जाएंगी पूरे प्लांट या ट्री की, थोड़ा आगे से निकलेंगी, थोड़ा ऊपर से, ऐसे ऐसे करके सब जगह से ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांच की से भी ब्रांच आगे एक ब्रांच है, उसकी ब्रांच में से भी एक और ब्रांच निकलती है, सब ब्रांच। तो जहाँ से भी वो ब्रांच निकल रही है उसको बोलते हैं नोड। अब जो ऊपर वाला नोड और नीचे वाला नोड होगा उसके जो बीच का स्पेस होता है वो इंटर नोड होता है। और जहाँ से ब्रांच निकलती है वहाँ, अगर वहाँ पे फ्लावर भी या कोई और मतलब कुछ उग रहा है, फ्लावर या कोई किसी और चीज़ की फ्रूट की फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा ऑफकोर्स, तो वहाँ से अगर बड निकल रहा है तो वो भी एक स्टेम होता, मतलब उसकी स्टेम की पहचान है। तो नोड्स, इंटरनोड्स और ये बड जो निकलता है, जहाँ से एक फ्लावर के लिए स्टॉक निकलेगी या दूसरी ब्रांच के लिए स्टॉक निकलेगी, या कई बार ऐसे होता है कि ब्रांच जो निकलेगी उसका पहले बड ही निकलेगा, तो जो भी निकलेगा उसको नोड्स, इंटरनोड्स और जो बड होता है वो क्या होता है, किसका फीचर होता है, स्टेम का। तो अगर जैसे पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, अभी हम पढ़ेंगे, तो उसको हम क्यों बोलते हैं स्टेम, क्योंकि उसमें वो आइज़ होती हैं ना पोटैटो की, जब हम थोड़े अगर पोटैटो को छोड़ दो तो उसमें वो आइज़ निकल आती हैं, तो वो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकलते हैं ना वो आइज़ जैसी। तो वो जो दो आइज़ होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड्स बोलते हैं, या तो उनको बर्ड्स भी बोल सकते हैं जो वो निकलते हैं। तो बर्ड्स निकलें या इंटरनोड्स होते हैं या नोड्स होते हैं, तो वो सारी स्टेम की पहचान है। अगर आपको वो अंडरग्राउंड है चाहे ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि स्टेम हमेशा ग्रीन होता है, जैसे पोटैटो इज़ अ स्टेम। तो अभी मतलब जो मेन टॉपिक है जो आपके पेपर में आता है वो है कि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट। हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम स्टेम खाते हैं। सिमिलरली वी ईट सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स। तो अभी हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। एक्चुअली आज बोर्ड पे मैं लिख नहीं पा रही थी, बोर्ड बड़ी मुश्किल से सेट किया है, कल से अच्छे से सेट कर दूँगी, तो मैं आपको लिख के करवाऊँगी। आज का दिन मैनेज कर लो। पहला पार्ट है स्टेम दैट वी ईट ऑफ अ प्लांट। स्टेम का हम कैसे, 4 तरह के स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम जो हम खाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और जिनको हम खाते हैं। वो ज़मीन के नीचे उगता है, तो कई बार हम उनको हमें मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि वो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ उग रही है वो रूट होगी। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है,
जो ज़मीन के ऊपर सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है वो शूट होता है, नीचे जो होता है वो रूट होता है। ऊपर जो ब्रांचेस हैं, स्टेम है, ट्रंक है, जो भी है, फ्रूट्स है, फ्लावर जिसमें भी आ रहा है वो शूट सिस्टम, और नीचे जो सॉइल में होते हैं वो रूट सिस्टम। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ज़मीन के ऊपर है वो स्टेम होगा और नीचे जो होगा वो सॉइल में होगा वो रूट्स होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम्स भी होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर उगते हैं पर वो स्टेम है, एंड इवन दे आर नॉट ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है, एक पतला सा स्टेम जाता है ऐसे करके। ऐसे सोचो कि ऊपर लीव्स हैं आपकी, ऐसे मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे छोटा सा, ये सॉइल है, सोच लो ये लीव्स हैं, तो क्या होगा यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये लास्ट का जो यहाँ पे पोटैटो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ये लीव्स होंगी, ये जो है ये स्टेम है जो पतला पतला जा रहा है, और स्टेम का जो टर्मिनेटिंग एंड होगा उसमें क्या ट्यूबर जैसी ग्रोथ हो जाती है। ये जो है इसका पोटैटो का ही पार्ट है, मतलब इसको स्टोलन बोलते हैं, इसको स्टेम को। पोटैटो का जो स्टेम होता है उसको स्टोलन बोलते हैं। स्टोलन कौन सा है, ये वाला, ये जो पतली पतली आलू अगर कभी बीजा होगा तो देखा होगा, आलू जब निकालते हैं तो वो जो भी आलू होते हैं वो एक कनेक्टेड होते हैं एक तार जैसे ही उससे, उसको स्टोलन बोलते हैं। वो स्टेम होता है। वो स्टेम क्या होता है, लास्ट में जब वो ऐसे सोचो ये स्टोलन है तो इसके जो लास्ट वाले पार्ट होगी टिप, उसमें वो ग्रोथ हो जाती है, ऐसे फूल जाता है, तो उसको आलू है, वो ट्यूबर है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर जो हम खाते हैं। मतलब स्टेम क्या है, स्टोलन, और स्टोलन का जो टर्मिनेटिंग पार्ट है वो क्या है, स्वेल कर गया है, ट्यूबर बन गया है, जिसको हम खाते हैं, दैट इज पोटैटो। ट्यूबरस एंड ऑफ अ स्टेम दैट इज स्टोलन इज पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम खाते हैं। तो पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर स्टेम। 4 तरह के स्टेम होते हैं, कौन कौन से, ट्यूबर्स, एग्जाम्पल कौन सा आ गया, पोटैटो। फिर आता है कोम। कोम में कौन सा, अरबी वाला होता है, वो लंबी सी अरबी की तरह जो होता है वो, उसको कोलोकेसिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोलोकेसिया इज अ मॉडिफाइड स्टेम विच इज अ पार्ट ऑफ कोम वेराइटी। कोम क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है जिसका एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेसिया, जो अरबी की तरह होता है। फर्स्ट कौन सा किया हमने, ट्यूबर, एग्जाम्पल पोटैटो। दूसरा कौन सा किया, कोम, एग्जाम्पल कोलोकेसिया अरबी। तीसरा कौन सा है, बल्ब। बल्ब कौन सा, अनियन एंड गार्लिक, अंडरग्राउंड होते हैं। और जो अनियन और गार्लिक का वो जो बाहर वाला कवर होता है जिसको हम पील करके फेंक देते हैं, छिलका होता है, उसको स्केली लीव्स, वो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं उसकी। और जो वो इतना छोटा सा टफ्ट होता है वो रिड्यूस्ड होता है, तो उसकी पत्तियाँ हैं, इसको बोलते हैं जो रिड्यूस्ड स्टेम बोलते हैं। जो अंदर का हम गार्लिक का क्या बोलते हैं, वो छोटा सा खाते हैं ना स्टेम, वो रिड्यूस्ड स्टेम है। वो इतना सा जो गार्लिक का क्लोव हम खाते हैं, या अनियन का हम वो फ्लैशी सा खाते हैं, बल्ब जो बोलते हैं, तो वो क्या है, स्टेम है। और जो उसके बाहर लगा होता है छिलका, वो क्या है, लीव्स है उसकी। तो आगे एक राइजोम है। राइजोम मीन्स जिंजर, टर्मेरिक, हल्दी होती है ना, हल्दी और जिंजर एक जैसे ही होते हैं। ये चारों क्या हैं, स्टेम हैं। कौन कौन से मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, ट्यूबर, एग्जाम्पल पोटैटो, राइजोम, एग्जाम्पल जिंजर, टर्मेरिक, कोम, एग्जाम्पल कोलोकेसिया अरबी वाला। फोर्थ इज बल्ब। बल्ब में एग्जाम्पल कौन से आ गए, ऐसे याद रखना, प्याज बल्ब की वो शेप का होता है ना, अनियन, गार्लिक। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। ऐसे भी दे सकता है आपको, टर्मेरिक इज अ विच काइंड ऑफ स्टेम, ऐसे ही नहीं पूछेगा स्टेम रूट है, ठीक है। अब उसको लगेगा कि बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, अब पढ़ के आते हैं कि आलू जो है वो स्टेम है, या गार्लिक जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है, पर पूछ लेगा कि विच काइंड ऑफ स्टेम, तो आपको बताना है पोटैटो इज अ ट्यूबर स्टेम, ट्यूबर वाले में टिक करना है। अगर बल्ब पूछ लेगा कि इनमें से बल्ब कौन सा टाइप है, तो वो अनियन या गार्लिक में उसमें टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज रूट्स। रूट्स में कौन कौन सा है, मॉडिफाइड रूट्स कौन कौन सी हैं जो हम खाते हैं, जो हमें लगता है कि शायद स्टेम भी हो सकता है आलू को देख के, क्योंकि आलू अंडरग्राउंड है, जिंजर अंडरग्राउंड है, वो स्टेम है, तो हमें लगता है कि टर्निप आ गया, शलगम जिसको बोलते हो आप, रेडिश आ गया, मूली, कैरेट, गाजर और बीट रूट, चुकंदर, ये भी नीचे ही लगते हैं ना ग्राउंड सॉइल के अंदर। तो हमें लगता है कि अगर हल्दी, अरबी,
दिस अदरक ज़मीन के अंदर लग रहा है तो वो स्टेम है, तो हमें लगता है कि ये भी स्टेम ही होंगे, पर नहीं, ये रूट्स हैं। रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट। बीट रूट की तो रूट देखो, बीट रूट गोल गोल होती है, टर्निप भी गोल गोल एक जैसे दिखते हैं, तो गाजर और मूली, तो इनको चारों को याद रख लेना, दीज आर रूट्स। अगला है फ्लावर। फ्लावर किसका? कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर, जो सब्जी खाते हो। पम्पकिन का भी हम फ्लावर खाते हैं, जिसके पकोड़े बनाते हैं चावल के आटे में डाल के, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए बोल रही हूँ, पम्पकिन फ्लावर। देन वी हैव सीड्स, ग्रेन्स। सीड्स में ग्रेन्स, जो भी आप चावल, मक्का, गेहूँ, ये सारे ग्रेन्स। पल्सेस, दालें, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, जो भी खाते हो। लेग्यूम्स, जैसे किडनी बीन्स आ गए आपके, राजमा जिसको बोलते हो आप, या मटर आ गए, ये सारे लेग्यूम्स में आते हैं। नट्स जो भी खाते हो आप, आमंड्स हो गए, कैशू हो गए, ये सारे नट्स हैं, ये सीड है सारे। लीव्स, लीव्स में स्पिनच। स्पिनच जो है वो एक लीफ है जिसको आप खाते हो। साग, पालक। फ्रूट, टोमेटो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम ज़्यादातर मतलब सब्जी में यूज़ करते हैं टोमेटो को, सैलेड में भी कर लेते हैं, पर एक सब्जी पकाने में सब्जी की तरह करते हैं, प्योरी ग्रेवी जो भी बनाते हो आप, तो इसलिए हमें लगता है कि ये वेजिटेबल है, बट दिस इज़ नॉट वेजिटेबल। टोमेटो इज़ अ फ्रूट। तो आपको ये मतलब ट्रैप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेजिटेबल, तो आपको बताना है कि टोमेटो इज़ अ फ्रूट, उसमें ही टिक करना है जो ऑप्शन आपको रेलिवेंट लगेगा। तो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट चैप्टर इज़। यही टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर में से, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ फूड। इसमें से ही आएगा, कुछ ना कुछ आपको कर देगा गोलमोल, कि टर्निप जो है वो रूट है या स्टेम है या लीफ है या फ्रूट है, क्या है, तो आपको बताना है कि टर्निप इज़ अ रूट। तो ये सारा मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या है, हमें कार्बो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। There are 7 types of seven types of nutrients, out of which are divided into 2 categories, macronutrients and micronutrients। macronutrients कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं, और micronutrients कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी को लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, micronutrients, vitamins and minerals, these two are micronutrients। और बाकी जो भी चीज़ें हैं 5, वो हमारी बॉडी को हाई क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, देन दिस वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। सुना है ना डॉक्टर को बोलते हुए फाइबर्स खाया करो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सो दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटी, सो वी कॉल इट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। और मैक्रो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब का जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और आपको अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का पता करना है, टेस्ट करना है कि आपके खाने में ये हैं कि नहीं है, तो कौन कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको लिख लेती हूँ, क्योंकि बोर्ड गिर जाएगा ऐसे करूँगी। तो आज का दिन लिख लेती हूँ, कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, पहले इनके बेनिफिट्स समझेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम इनको कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारे खाने में ये हैं कि नहीं है। इनके टेस्ट देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट से और कौन सा कलर आता है। इनको अगर मतलब टेस्ट करेंगे तो हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। हमारे टेस्ट के बाद कौन सा कलर आएगा कि हमें पता चलेगा। तो ये वाले टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टर्न वाइज करेंगे, पर हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद हम विटामिन्स और मिनरल्स पे आएंगे।
विटामिन्स और मिनरल्स को अलग से इसलिए करेंगे ताकि उनका हमें डेफिशिएंसी, उसके ऊपर वो डिसीज़ वाला टॉपिक भी आता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अलग से करेंगे। पहले हम विटामिन्स डिस्कस कर लेंगे कि उसका सोर्स क्या है, इसका भी हम साथ में सोर्स पढ़ लेंगे कि विटामिन्स के सोर्स कौन से हैं और मिनरल्स के सोर्स कौन से हैं। विटामिन्स को पहले ख़त्म करेंगे तो उसमें ये भी पढ़ लेंगे कि अगर ये विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फूड लेना चाहिए, और अगर डेफिशिएंसी है तो हमें कौन सा डिसीज़ होगा और उसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी पढ़ेंगे। वैसे ही हम मिनरल्स के साथ भी करेंगे और इसके साथ भी कि हमें इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। पहले इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, फिर इसके टेस्ट पढ़ेंगे, इसको कैसे मतलब अगर आपके खाने में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स या नहीं है, बेनिफिट्स, फिर उसके बाद टेस्ट, उसके बाद इसके सोर्सेज देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बेनिफिट्स ये हैं, दिस इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। जब भी हमें भूख लगती है हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जो भी आप वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट खाते हो, या जो भी रोटी, चपाती, ब्रेड्स जो भी खाते हो, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। जो भी हम खाना, सब्जी, रोटी खाते हैं तो एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं ना। वैसे ही आपने देखा होगा स्पोर्ट्स एथलीटिक जो भी पर्सन होते हैं उनको ड्रिंक ब्रेक्स मिलते हैं क्योंकि वो जूस पीते हैं, उस टाइम पे ड्रिंक्स पीते हैं। उससे क्या होता है, जूस किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, फ्रूट से बना होता है ना, फ्रूट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ताकि वो खेल पाएँ अपने फील्ड पे, अपना गेम कंप्लीट कर पाएँ। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, दे आर हेल्पफुल टू लेट अस डू आवर डेली वर्क, क्योंकि एनर्जी देते हैं ना, ठीक है। और सोर्सेज क्या क्या हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, जो भी ग्रेन्स, आटे की रोटी खाते हो, अभी इसके गेहूं के आटे की, मक्के के आटे की, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें ऑफकोर्स प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ लेवल का फैट्स भी होता है, बट मेजर क्वांटिटी में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वैसे तो फिर वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वो भी होता है, वाई विटामिन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। वैसा नहीं है कि एक चीज़ में एक ही होगा न्यूट्रिएंट होगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर मेजर क्वांटिटी में क्या है हम उसकी बात करेंगे। फिर आ गया प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, टेस्ट तीनों के साथ में करेंगे। प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी बॉडी का जो भी रिपेयरिंग होगी, ठीक है, जैसे आपकी रिपेयरिंग होती है ना, घर की रिपेयर करते हो तो क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए, या क्या बोलते हैं, आपको कंक्रीट चाहिए, या जो भी चाहिए आपको, ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही कलर चाहिए आपको, पेंट चाहिए, जो भी चाहिए। वैसे हमारी बॉडी को भी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ये चाहिए होते हैं, तो प्रोटीन चाहिए होती है उसके लिए। प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, तो हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो भी डेली फंक्शंस हैं, इवन कि हमारी आइज़ का जो लेंस होता है वो भी प्रोटीन से बना होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। सो प्रोटीन हमारी मतलब रिपेयरिंग में और डेली वेयर एंड टेयर, जो भी तुम टूटते फूटते रहते हो, तुम्हारे घाव लग गया तो उसकी रिकवरी में जो भी है वो प्रोटीन, जैसे वो चोट लगती है, ब्लड आते हैं तो फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होती है, वो तुम्हारे यहाँ पे वो ब्लड की फ्लो को रोकती है, नहीं तो खून तो बहता ही रहा तुम। सो एनीवे, फैट्स क्या करते हैं, फैट्स के 2-3 फंक्शंस होते हैं। एक तो तुमने वो पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और फोस्फोरस की। तो लिपिड और फोस्फोरस, लिपिड क्या होता है, फैट। तो क्या इतनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो वो सारी कितना लिपिड चाहिए, कितना फैट चाहिए हमें, तो फैट उसमें हेल्प करता है। बाकी हमारे, आपने देखा होगा जो भी हमारे हार्ट हैं या हमारा इंटेस्टाइन है या जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ओवरीज हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किडनी, सबके ऊपर एक कुशन, वहाँ पे हमारे गोलू मोलू मतलब ऐसे गुद्दम गुद्दा सा होता है। क्यों? क्योंकि वो फैट का कुशन होता है, कुशन की तरह होता है। तो क्या होता है, अगर तुम गिरो भी तो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स को एकदम से चोट नहीं लगे, नहीं तो फिर तो तुम 2 सेकंड में निपट जाओगे। तो इसीलिए फैट्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल शॉक से। दूसरा, रेजर्वायर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी मतलब जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं, हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो फैट्स टूटते हैं। फिर फैट्स टूटने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, तो इमरजेंसी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फैट्स, ठीक है। और फैट्स का क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी सारी बॉडी सेल्स के लिए बनी होती है, जिससे उसमें भी हेल्प करता है।
बाकी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हार्मोन्स बनाने के लिए भी फैट्स चाहिए होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं फैट्स के। आपके लिए इतना ज़रूरी है। बाकी हो जाएगा इतने से सी टेट का। आपको टीजीटी के लिए फिर अलग लेवल की तैयारी करेंगे साथ में। तो टेस्ट की बात कर लें, फैट्स के सोर्सेज और प्रोटीन्स के सोर्सेज नहीं बताए मैंने। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बता दिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स, जो भी आप ब्रेड भी ये खाते हो, चपाती वाती जो भी है। प्रोटीन्स के सोर्सेज जैसे आपका पोल्ट्री हो गई, एग हो गया, मिल्क हो गया, दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। आपका पल्सेस होगी, दालें जो भी हैं, किडनी बीन, लेग्यूम्स, मटर, किडनी बीन्स, पनीर, ये सारे सोर्सेज क्या हैं, इससे आपको प्रोटीन मिलती है। फिर फैट्स पे आ जाओ, तो फैट्स क्या है, घी, ऑयल, बटर जो भी है आपका, चीज़ में भी फैट होता है, तो ये फैट के सोर्सेज हैं। बाकी नट्स जैसे वॉलनट आ गया आपका, फिर ये आमंड्स आ गए, इनमें भी सारे नट्स में मतलब फ़ैट होता है कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, पर मतलब काफ़ी क्वांटिटी में होता है फैट्स, हेल्दी फैट्स होता है बल्कि। सो दिस इज़ हाउ these three nutrients are done. Now we will move towards the vitamins and इसके टेस्ट भी जान लेते हैं। I2 आयोडीन टिंचर टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, आयोडीन टिंचर सोल्यूशन लेते हैं। आयोडीन टिंचर क्या है, 6 से 7% आयोडीन डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, पानी डालेंगे, एक वो सोल्यूशन बना लेंगे, जिसको आप एंटीसेप्टिक यूज़ तुम लोगों ने बचपन में किया होगा। एक ब्राउन ऐसे रस्टी सा सोल्यूशन आता था, रस्टी ब्राउन कलर का सोल्यूशन आता था, जिसको अगर बूंड्स वगैरह हो तो उस पर लगाते थे, जैसे लिटमस सोल्यूशन भी आता था ना ब्लू कलर का, पर्पल सा वैसे। तो क्या करेंगे, जिस खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्वांटिटी देखनी है, उसको लोगे, थोड़ा सा वैसे मसलोगे हाथ में या किस चम्मच से मसल लो, जैसे भी मसलना है। उसमें आयोडीन टिंचर के थोड़े से ड्रॉप्स डालोगे धीरे धीरे। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि अदरवाइज तो कौन से कलर का होता है आयोडीन। आयोडीन टिंचर सोल्यूशन जो होता है वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है, जैसे जंग होता है ना, लोहे का जंग, उस कलर का। तो वो जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा अगर उसमें जो है स्टार्च है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज जो है वो सारे फ्रूट्स में, नेचुरल फ्रूट्स जो भी नेचुरल शुगर बोलते हैं फ्रुक्टोज को। स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट तो सुक्रोज है, पर जो नेचुरल शुगर है वो फ्रुक्टोज है। बाकी आ गया इसमें प्रोटीन टेस्ट। इसके लिए ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। ब्यूरेट मतलब आपके खाने में अगर आपको प्रोटीन की क्वांटिटी चेक करनी है तो आप ब्यूरेट टेस्ट करोगे। उसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे। फिर क्या होगा, अपना खाना जिसमें आपने चेक करना है उसमें उसका सोल्यूशन डालोगे। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, फिर कॉपर सल्फेट ड्रॉप वाइज डालोगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो कलर है वो वायलेट हो जाएगा तो प्रोटीन है, और नहीं होगा तो प्रोटीन एब्सेंट है, क्योंकि कॉपर आयन रिलीज हो जाते हैं। NaOH क्या देता है, एल्केलाइन मीडियम देता है। कॉपर सल्फेट के आयन का एल्केलाइन मीडियम में निकल जाते हैं। उससे क्या होगा, जो प्रोटीन होगी आपके खाने में प्रेजेंट, उसके साथ कॉपर आयन जो होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो उसका कलर जो आएगा कॉपर का वो आएगा वायलेट कलर। तो इसीलिए वो प्रोटीन की प्रेजेंस, जितना वायलेट उतनी ज़्यादा प्रोटीन। आगे फैट्स का टेस्ट, तो आप एक बटर पेपर लोगे या नॉर्मल पेपर लोगे, उसमें उसको खाने को ऐसे रब करोगे, तो अगर वो स्टेन्स लगते हैं ना, जैसे वो तेल, अगर रोटी लपेटो पेपर में तो ऐसे तेल जैसे वो निशान लगते हैं, अगर वैसा आपको दिख रहा है तो फैट प्रेजेंट। ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है पेपर, ये टर्म है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब वो जो ऐसे धुंधला सा पेपर दिखता है, दिख भी नहीं पाता आर पार। ट्रांसल्यूसेंट सरफेस वही होता है जिसमें दिखता भी नहीं आर पार, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है, ओपैक है। सो ऐसे ये हो गया। अब विटामिन और मिनरल्स बचा है इस टॉपिक का, वो भी कर लेते हैं। पहले मिनरल्स करेंगे फिर विटामिन पे आएंगे। मिनरल्स हमारी बॉडी को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं, आयरन, देन वी हैव मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। लोगों को फॉर्मूले तो आते हैं ना इस चीज़ के, आई होप आते ही होने चाहिए।
पोटेशियम, देन फॉस्फोरस, आयरन हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन। मेजरली यही हैं जो आपके मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। इसके हम डिसीज़ भी करेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके सोर्सेज क्या हैं, इन सारे मिनरल्स को कहाँ से आप सोर्सेज क्या क्या खाओगे कि आपकी डेफिशिएंसी मतलब आप उसको रिकवर कर पाओगे। आयरन, आयरन की बात करें तो आयरन आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है। अगर आयरन आपकी बॉडी में कम होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी होती है, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं होगी, उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। तो सारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका जो खाना आपने खाया वो ब्रेक नहीं होगा, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, रेस्पिरेशन पढ़ा है हमने। तो क्या होगा, उसकी वजह से आयरन की कमी से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बॉडी में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जो हमने ग्लूकोज खाया है हमारी बॉडी सेल्स के पास है, उसको तोड़ के एनर्जी बनानी है, वो नहीं बन पाएगी। और एनर्जी नहीं बन पाएगी देन वी विल फील टायर्ड। तो आयरन की कमी से क्या होगा, वी विल फील टायर्ड। और उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं एनीमिया। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन क्या है, आयरन हेल्प करता है हीमोग्लोबिन बनाने में। और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हम क्या होंगे, एनीमिक होंगे। और एनीमिक होंगे तो हम टायर्ड फील करेंगे, चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकते हैं। तो सोर्सेज क्या हैं इसके, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, मैंगो खाओ, उसके बाद आप खाओ पपाया वगैरह खाओ। तो इससे क्या होगा, आपका आयरन की डेफिशिएंसी थोड़ी कम होगी। मेनली तो इसके लिए स्पिनच, जो पेपर में आता है, स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी ग्रीन दिख जाए वो, या तो फिर आयरन के सप्लीमेंट्स ले लो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सरिता है वो चक्कर खा के गिर गई है, वो वीक फील कर रही है, एनर्जेटिक नहीं है, तो आपको उस कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी होगी उसमें, तो आपको बताना है आयरन की। और ऐसे पूछता है कि आप उसको खाने में क्या दोगे कि आप उसका मतलब वो आयरन की डेफिशिएंसी कम रिकवर हो जाएगी। तो आप बताओगे कि उसको स्पिनच देंगे, क्योंकि आयरन का सोर्स क्या है, स्पिनच है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली वगैरह भी बोल सकते हो आप। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में सिग्नलिंग में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है ना, नर्वस सिस्टम हमारा पूरा। तो अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी, हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा। इम्पल्स सिग्नल भेजती है, मतलब एक तरह से यहाँ चोट आई है तो दिमाग तक आपके सिग्नल कौन लेके जाएगा, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे मतलब आपस में, कैल्शियम आता है इसमें, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ये सारे मिलके मतलब सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। बाकी आयोडीन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में आयरन, आयोडीन और कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। बाकी भी मतलब छोड़ के कुछ नहीं है, जाना है, पढ़ने हैं सारे। आयरन, कौन सा डिसीज़ होता है, एनीमिया, और कैसे रिकवर करेंगे, सोर्स क्या है आयरन का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली स्पिनच। आयोडीन देन कैल्शियम। आयोडीन पे आ जाते हैं। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड होता है, अगर उसको आयोडीन ना मिले तो वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाता, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और मेटाबॉलिज्म मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका मतलब कौन कौन से बॉडी और कौन को कितना खाना भेजना है वो आप थक महसूस करोगे। तो और बाकी एक, अगर आपके मतलब थायरॉयड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं गोइटर, घेंगा, हिंदी में घेंगा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये नेक बहुत मतलब बड़ी हो जाती है, गोइटर। थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, गोइटर डिसीज़ होता है। और आयोडीन की कमी कहाँ से पूरी करते हैं, आयोडाइज्ड सोल्ट और बटर मिल्क जो छाछ होती है ना वो पी सकते हैं। और उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम की कमी, सोडियम तो मतलब नमक,
ठीक है, Na2 पॉजिटिव जो आता है ना नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड वो वाला सोडियम। तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, बीपी कंट्रोल करता है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो मतलब बॉडी जो यूरिन में पानी जा रहा है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। अगर सोडियम कम है तो क्या होगा, बॉडी पानी रिलीज़ करती है। आपका बीपी कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा पानी होगा, पानी के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना पानी दौड़ रहा है मतलब ब्लड के उसमें, उतना ही आप वैसे ही आपका बीपी कंट्रोल होता है उससे। तो सोडियम क्या है, हेल्प इन कंट्रोल बीपी। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो या तो आपका बीपी बहुत मतलब डेफिशिएंसी होगी तो ऑफ कोर्स पानी ज़्यादा बह जाएगा आपका यूरिन के थ्रू। और अगर ज़्यादा है आपका मतलब सोडियम का इंटेक ज़्यादा है तो क्या होगा, बहुत सारा पानी आपकी बॉडी में रहेगा तो उससे बीपी हाई हो जाएगा। और अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो बीपी लो हो जाएगा। कम होगा तो बीपी भी कम होगा, सोडियम ज़्यादा होगा तो बीपी भी ज़्यादा होगा। तभी बोलते हैं ना नमक कम खाया करो, सोडियम जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि नमक ज़्यादा खाएंगे तो बीपी, पानी ज़्यादा रिटेन रहेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी किडनी किडनी से वाटर बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और पानी हमारी बॉडी में ज़्यादा फ्लो करेगा तो फटाफट फ्लो करेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। इसीलिए बीपी वालों को नमक कम खाने की वो देते हैं। फिर कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम से हमारे बोन्स और टीथ ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो टूथ डीके, आपके दांत सड़ने लग जाएंगे या तो गिर जाएंगे, आपकी बोन्स पतली हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। या तो आप छोटे बच्चे हो तो आप में वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी उतनी बोन्स की, तो आपकी हाइट छोटी रहेगी, ड्वार्फ स्टंटेड ग्रोथ, बोने रह जाओगे। बाकी है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, यूरिन फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। बाकी पोटेशियम के और सारे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। ये थर्मोस्टेट का भी काम करता है, बैलेंस, बॉडी बैलेंस बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी अच्छे से रखता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से मसल में भी प्रॉब्लम होती है। मैग्नीशियम से भी मसल्स में प्रॉब्लम होती है। अगर मैग्नीशियम जो है वो मसल्स की हेल्थ को मतलब हमारी बॉडी मूवमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो तो पोटेशियम का सोर्स है बनाना, ये भी पूछ लिया जाता है। सो पोटेशियम का सोर्स है बनाना, आप नोट कर सकते हो। कल से मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो अच्छे से आपको मतलब वो आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, आज का दिन मैनेज कर लो। लास्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अगेन हेल्पफुल फॉर आवर नर्वस सिस्टम। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल है। तो दैट्स हाउ दीज वर द मिनरल्स एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द वाइटामिन्स। थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, कल मैं इसको अच्छे से सेट करवा लूँगी, फिर हम लिख के पढ़ेंगे। ऐसे वो गिरने का डर है इसका। वाइटामिन्स, इसका भी हम सेम ही पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज भी पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिसीज भी पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, then we have this vitamin C, D, E and K. So these are the total vitamins. Scientific names भी पूछते हैं इनके, बहुत ज़रूरी है, very very important. विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। सोर्स है इसका कैरेट, मैंगो। पूछता है ना इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी विच फूड वी शुड गिव हिम या फॉर हर, तो ये बताना है आपने। फिर कैरेट ऑप्शन में आएगा, कैरेट, मैंगो, पपाया। देन वी हैव दिस फिश दे सकते हैं उसको। सो दीज आर द विटामिन ए सोर्सेज, कैरेट, मैंगो, पपाया, फिश। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। सोर्सेज क्या हैं विटामिन ए के? कैरेट्स, मैंगो, फिश, पपाया। और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की तो आपको क्या होगा, क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे? यू विल गेट नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात के टाइम पे दिखना बंद हो जाएगा।
या तो धुंधला दिखेगा। जैसे वो कादर खान आता था ना, जुगनू, आई थिंक उसका नाम जुगनू था किसी मूवी में, उसको रात के टाइम पे दिखना बंद हो जाता था। तो सिमिलर इज द केस, उसको नाइट ब्लाइंडनेस थी। तो हम यहाँ पे लिख दूँ नाइट ब्लाइंडनेस। अगला है बी कॉम्प्लेक्स। इसमें बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन हैं, आपको 2-3 याद रखने हैं। मैं एक्चुअली 3 बहुत ज़रूरी हैं, जिनका आपको साइंटिफिक नेम और आप उनका मतलब कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है ये भी लर्न करना। तो विटामिन बी का पहले तो सोर्स क्या है इसके, नट्स, नट्स खा लोगे तो, और इसका है डेयरी भी, बाकी इसका हाँ ये है पम्पकिन सीड्स, सो दीज आर द सोर्सेज। और इसकी साइंटिफिक नेम B1 का थायामीन, विटामिन B1 थायामीन, देन वी हैव B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, then we have B3 niacin। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो सारी बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत बेंड हो जाती हैं। बेरी मतलब आपकी बेरी डिसीज, ये बार बार पूछता है। एक तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम दैट इज थायामीन, और उसका जो डिसीज़ होता है वो है बेरी। उसमें क्या होता है, आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे पतली सी हड्डियां, टूट भी सकती हैं, मैं वो प्रोन होती हैं टूटने के लिए। दूसरा है राइबोफ्लेविन, इसका वो नहीं पूछता। और इसका विटामिन B3 जो है वो उसका है प्लेग्रा, जो बीमारी है, साइंटिफिक नेम है नाइसिन एंड जो प्लेग्रा। सो दीज रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए, साइंटिफिक नेम रेटिनोल। डिसीज कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को दिखना बंद हो जाता है। और सोर्सेज क्या क्या हैं, मैंगो, पपाया, कैरेट, फिश। फिर आ जाते हैं विटामिन बी पे। विटामिन बी के बहुत सारे, एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। अगर ये ना हो तो नर्वस और मसल का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो विटामिन B1 इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता कि थायामीन जो है, इसमें से मैच करके बताओ कि थायामीन किसका साइंटिफिक नेम है। तो आपको पता होना चाहिए दैट थायामीन इज B1, विटामिन B1 इज थायामीन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज नायासिन। जैसे मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए। नाउ विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग, हड्डियां जो होती हैं वो मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें स्टंटेड सी बेंड हो जाती हैं हड्डियां। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा। अब आ जाओ विटामिन सी। विटामिन सी को साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको ऐसे कर देती हूँ ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, आपका गम्स हमेशा ब्लीड करते रहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि गम्स ऑलवेज कीप ऑन ब्लीडिंग इन स्कर्वी। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपके गम्स में, आपके मसूड़ों में खून बहता रहेगा, बंद नहीं होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, सोर्सेज कौन से हैं जो खाने से आपका विटामिन सी रिकवर हो जाएगा, दैट इज सिट्रस फ्रूट। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऐसे ऐसे फ्रूट्स खाने से आपको, जैसे ये पाइनएप्पल हो गया, तो इन टोमेटो हो गया, तो ये खाने से क्या होगा आपका, ग्रेप फ्रूट, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट जो भी हैं, मौसमी हो गई, स्वीट लाइम जिसको बोलते हो। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। और सोर्सेज क्या है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट, नींबू, स्वीट लाइम जिसको मौसमी बोलते हो, संतरा, ये सारे, पाइनएप्पल। डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, रिकेट्स।
और जो बड़े हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है और कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों से कैल्शियम बॉडी तोड़ तोड़ के बॉडी में यूज़ कर लेती है, हमें जहाँ चाहिए होती है, चाहे वो नर्वस सिस्टम के लिए सिग्नल भेजने के लिए हो या कहीं भी हो। तो हमारी हड्डियों से अगर कैल्शियम उखाड़ उखाड़ के लेते रहेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी ना, तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जैसे छेद हो गए उसमें, टूटने के लिए वो जल्दी टूट जाती हैं फिर। तो विटामिन ए कहाँ से मिलती है, सोर्सेज कौन से हैं, धूप से, सनलाइट में, सन बाथ लिख देती हूँ इसमें, मॉर्निंग वाली, ठीक है। रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल। अभी दोबारा से रिवाइज करेंगे। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम नहीं पूछता, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। नट्स हैं, विटामिन डी के सोर्सेज हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट, जो भी डेयरी प्रोडक्ट खाओगे विटामिन डी के, और साथ में धूप। नट्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, विटामिन ई जो है वो आप हमारे इसके लिए इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल है। और विटामिन ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लोटिंग के लिए। इसका साइंटिफिक नेम नहीं पूछता, क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है, मतलब मेन इसका यही आता है कि विटामिन के जो है वो क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो फिर ब्लड मतलब रुकता नहीं है, जहाँ ब्लीडिंग होती रहती है अगर आप कहीं से वुंडेड हो गए हो। तो विटामिन का दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। विटामिन ए साइंटिफिक नेम रेटिनोल, क्या बोलूँगी, दोबारा से बोलो, रेटिनोल। और डिसीज़ कौन सा होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी तुम्हारे में विटामिन ए की, तो कौन सा डिसीज़ होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाएगा। और सोर्सेज कौन कौन से हैं, आम खाओ, मैंगो, पपाया, फिश खाने से भी सही हो जाता है। और कैरेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पर मैंगो और उसका वो पपाया को भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से कैरेट ही पूछा जा रहा है, फिश भी होती है, ठीक है। विटामिन बी1 का नाम क्या है साइंटिफिक, थायामीन। डेफिशिएंसी से डिसीज़ कौन सा होता है, बेरी, जिसमें कि स्टंटेड ग्रोथ होती है अगर आप बच्चे हो तो, और आपकी हड्डियां बेंड हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, आप मतलब मसल्स भी वो वीकनेस आ जाती है, ठीक है, बेरी के। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी3 नायसिन। डिसीज़ कौन सा, प्लेग्रा। विटामिन बी2 का डिसीज़ नहीं पूछता है, और बी1 और बी3 का पूछता है। और बी7 का साइंटिफिक नेम भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है पर ठीक है, बी7 का बायोटीन है, लिख देती हूँ। मैंने 6 क्लास के लेवल से बहुत ऊपर पढ़ा दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाएगा इसमें से। इवन कि मैग्नीशियम वगैरह जो भी आए ना उसमें है नहीं, पर मेरे को ये होता है ना कि कुछ ऐसा ना पूछ ले कि आप छूट जाए, फिर आप बोलो मैम पढ़ाया नहीं आपने, तो इसलिए मैंने सारा कवर कर दिया, एक्स्ट्रा भी कवर कर दिया मतलब हायर लेवल का भी जाके। तो हम रिवाइज कर रहे थे, विटामिन ए, रेटिनोल साइंटिफिक नेम, डेफिशिएंसीज, नाइट ब्लाइंडनेस, sources to recover, papaya, mango, fish and carrot. Vitamin B1 beriberi disease, scientific name thiamine, beriberi में muscles and bones get weak, ठीक है। Vitamin B2 scientific name riboflavin, vitamin B3 scientific name niacin, disease प्लेग्रा। विटामिन सी साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड से याद रखना है, एसिड खट्टा होता है और इसका सोर्स क्या है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो खट्टे फ्रूट। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम, डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्बी मीन्स ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आता रहेगा। सोर्सेज सिट्रिक फ्रूट, लेमन, लाइम जूस या लाइम फ्रूट, लेमन, देन ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, एनीथिंग।
Then vitamin D, calciferol scientific name. Deficiency disease rickets in kids and osteoporosis in adults. Sources how to recover from its deficiency: sun bath and dairy products, milk, cheese, butter or ghee. Vitamin E help in immune system and digestive system, स्किन के लिए भी. एंड विटामिन ई, हाँ विटामिन ई का यही था ना. हाँ अच्छा, सोर्सेज नट्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब कुछ, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो. विटामिन ई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, ठीक है, मतलब हम कुछ छोड़ेंगे नहीं उस अप्रोच से. एंड द लास्ट इज़ विटामिन के विच इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग. अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो आपको कहीं भी वुंड होता है तो आपको वो ब्लड क्लोट्स, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है. तो विटामिन के क्या करती है, ब्लड को वो थक्का जमाने में हेल्प करती है, मतलब वहीं पे आपका ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल. आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. टुमारो आई विल गेट विथ अ सेटिंग ऑफ द बोर्ड ऑल्सो. तो हम वो राइट करके लिखेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आज आपने मेरे को, मतलब मेरे साथ बहुत बेयर किया है, थैंक यू सो मच. कल से हम लिख के पढ़ेंगे तो आपको भी मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. ये चैप्टर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है. फिर भी अगर आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना. और प्लीज़ ये भी बताना कि हिंदी में रखूँ वीडियोज़ या इंग्लिश में रखूँ, या जैसे चल रहा है बाइलिंगुअल वैसे ही चलूँ इंग्लिश में. तो थैंक यू सो मच. ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली में मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें ना एग्जांपल्स और ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. अगली में ये होता है कि टॉपिक्स कॉन्सेप्ट समझाना हो तो इतना वो नहीं होता. ये छोटी छोटी चीज़ें कि मिनरल्स, विटामिन, एक एक करके समझाना, उसका सोर्स समझाना है, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना कुछ. तो इसीलिए ये वीडियो लंबी चली गई है. अदरवाइज़ अगले सेक्शन में हम जनरल डिस्कशंस भी कम करेंगे. अदरवाइज़ वहाँ भी 5-7 मिनट वहाँ भी वेस्ट हो गए, वेस्ट बोले या जो भी बोले, तो वहाँ भी कंज्यूम हो गए हैं ऐसे बोलेंगे. तो थैंक यू सो मच.